तो देखो बेटा, रियल नंबर क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। रियल नंबर में जो थोड़ा बहुत हम लोग पहले नंबर्स के बारे में आई नो जानते ही हो पहले से। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ लिया था नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि 1 2 3 4 5 समथिंग जाते जाएगा आगे। कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई काउंटेबल नहीं। नेचुरल नंबर जानते हो। सेकंड होता है अपना होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, ये नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। होल नंबर क्या होता है बेटा, बस नेचुरल नंबर के बैग में एक तुम और नंबर ऐड कर दो जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर थर्ड नंबर में अपन लोग पढ़े थे, थर्ड नंबर पर अपन लोग पढ़े थे दैट इज इंटीजर। इसको हम लोग बोलते थे बेटा इंटीजर। इंटीजर में क्या होता था, देखो नेचुरल नंबर में सारा पॉजिटिव क्वांटिटी था, होल नंबर में भी पॉजिटिव था, लेकिन इंटीजर में क्या होता है, एक नेगेटिव क्वांटिटी भी आ जाता है। जैसे 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इधर 0 के तुम राइट साइड जानते हो पॉजिटिव होता है, लेकिन लेफ्ट साइड भी क्या होता है, -1 -2 ऐसे करके जाते जाएगा, है कि नहीं। तो इंटीजर में क्या होता है, जब होल नंबर में निगेटिव क्वांटिटी ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ये पूरा अच्छे से विजिबल है पेज। यस सर। हाँ बेटा, तो इंटीजर तक हम लोग समझ गए। फोर्थ नंबर पे हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बारे में भी तुम अच्छे से जानते हो, बहुत बचपन के क्लासेस से ही पढ़ते आए हो कि कोई भी नंबर जब पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे पी और क्यू जो होगा वो इंटीजर होगा। पी और क्यू क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा। और जो अपना क्यू है वो जीरो के इक्वल टू में नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर जीरो से डिवाइड होगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। एनी नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी और क्यू इंटीजर। इंटीजर जानते हो ना, कुछ भी निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना, बाकी पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन इंटीजर में तो जीरो भी यस आता सर। है, लेकिन क्यू जो होगा बेटा आपका कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यू क्यू अगर जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो इतना सब बात हम लोग रैशनल नंबर में जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता था क्लास 9 में कि क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हैं। तो ऑब्वियसली तुम देखो, जैसे एक नेचुरल नंबर 2 है, 2 के नीचे 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, जहाँ पे क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं, बिल्कुल। देखो ये जीरो के नीचे भी 1 लिख सकते हो। सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, बताओ जीरो कैसा नंबर है। तो बेटा जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इक्वल टू जीरो नहीं है और पी क्यू इंटीजर्स हैं। तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, हाँ सारे इंटीजर रैशनल नंबर है। -2 में भी लिख सकते हो, -2/1। तो देखो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, ये सारे रैशनल नंबर के ही कैटेगरी में आते हैं, ये सब रैशनल नंबर ही होते हैं। अब तुम जानते हो बेटा रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। रैशनल नंबर अपने कितने टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर बेटा 2 टाइप के होते हैं। तो एक होते हैं बेटा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 को डिवाइड करते हो 5 के साथ, तो 2 2 जा होता है 4, 1 यहाँ पे बचता है, 1 छोटा है तो पॉइंट दे दिए, यहाँ पे 0 आ गया, 10 हो गया। तो ये होगा 2 5 जा 10। तो देखो बेटा पॉइंट के बाद एक ही नंबर आया, तो ये तो टर्मिनेट हो गया ना। पॉइंट के बाद देखो एक नंबर, उसके आगे कुछ लिखना यस पड़ा क्या। सर। तो ये एग्जाम्पल है आपके टर्मिनेटिंग का। और नहीं। दूसरा होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल के लिए एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है बेटा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक और कंडीशन है, वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, तभी उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। रिपीटिंग। हाँ रिपीटिंग मतलब समझते हो ना, डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट के बाद वो जो नंबर है आपस में रिपीट करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ये यहाँ पे 10 है, इसको अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.33333333 जाते जाएगा। तो ये देखो डेसिमल पॉइंट के बाद ये रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको भी हम लोग रैशनल नंबर ही बोलते हैं। याद करो क्लास 9 में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़े थे क्या, कि 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो।
पढ़े थे ना? पढ़े। हाँ, तो ये भी जो होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला ही हाँ। एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ तक इतना जो मैंने बताया है इसमें हम लोगों ने सीखा बेटा कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होगा और क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो मैंने बोला हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है। अब रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने और डिस्कस किया कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। दोनों टाइप का जो नंबर होता है ये रैशनल नंबर होता है। तो इतना तक था रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रैशनल नंबर तुम्हारा खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं इरेशनल यस नंबर सर। के बारे में। ठीक है बेटा, इरेशनल नंबर के बारे में एकदम बस ध्यान से सुनते रहो, सब कुछ 110% समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लास 10 में जो है ना तुम्हारा मार्क्स स्कोर करना क्लास 6-7 से भी ज़्यादा आसान है। बस सुनते जाओ अच्छे से, इसी को फॉलो करते जाओ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे नहीं, पूरा अभी से लेके साल के अंत तक। समझे? यस सर। हाँ, तो देखो हम लोग बात करते हैं अब किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर के बारे में अगर मैं तुमको बताऊं तो इरेशनल नंबर का सिंपल सा तुम डेफिनेशन बोल सकते हो, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। क्या बोला मैंने? जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। मीन्स वैसा नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के इरेशनल। हाँ, वैसा नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, है ना? द पी बाई नंबर क्यू। विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते, वैसे ही नंबर को हम लोग बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। समझे? अब देखो इरेशनल नंबर का और एक कहानी है। जैसे जो रैशनल नंबर था अपना नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिपीटिंग था ना। अब जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग ये रिपीट भी नहीं करता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। समझे? नॉन रिपीट। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इरेशनल यस नंबर सर। होता है। दूसरा और क्या क्या इरेशनल नंबर होता है? एक एग्जांपल जैसे देखो, जैसे रूट अंडर 2 को लिख दिया, इसका कोई वैल्यू होता है क्या रूट अंडर 2 का? ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये ना ये इम्परफेक्ट रूट है। जैसे रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 11, ये सारे इम्परफेक्ट रूट्स हैं। ठीक है, तो ये सब भी जो है बेटा अपना इरेशनल नंबर के ही कैटेगरी में आता है। समझे? यस सर। ठीक, तो इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया, थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में चर्चा कर लिया। अब बोलोगे सर ये सब तो क्लास 9 में भी था, अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा अपने को, इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा। तो अब इतना बात होने के बाद हम लोग मेनली अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वी आर रेडी? यस सर। ओके, तो देखो ध्यान से। यस सर। हाँ, तो आप जो चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपका चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आएगा, सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा फंडा। बताओ क्या आएगा? फंडामेंटल, है ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफ टी ए। एफ टी ए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एफ टी ए। ये क्या कहता है कि तुम इसमें चलो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं इधर ही, जानते ही होगे, बस थोड़ा सा बस पूछ लेते हैं। तुम एक टाइप के नंबर के बारे में जानते हो जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जानते हो? यू नो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? यस सर। ओके, टेल मी व्हाट इज कंपोजिट नंबर। यस सर। बोलो कंपोजिट नंबर क्या होता है? सर जिसका वन से ज्यादा फैक्टर होता है, जिसका वन से ज्यादा। 1 से ज़्यादा कि 2 से ज़्यादा? 2 से ज़्यादा, जिस नंबर का टू फैक्टर से 2 से ज़्यादा होता है। मीन्स एग्जाम्पल के लिए देखो, एक 4 ले लिया मैंने, 4,
एक नंबर मैंने चूज कर लिया 4। अब फैक्टर क्या होता है कि 4 को कौन कौन सा नंबर पूरा तरह से डिवाइड कर देगा। तो देखो बेटा 4 को 1 भी डिवाइड कर देगा, 4 को 2 भी डिवाइड कर देगा, और 4 को 4 खुद भी डिवाइड कर देगा। मानते हो कि नहीं ये बात? तो 4 का जो फैक्टर यस है, सर। 4 का जो फैक्टर है, 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। 1 to 4 तीनों चीज़ है 4 का फैक्टर, इसीलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। और 4 के बारे में एक और ख़ास बात है कि 4 जो है बेटा वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर दुनिया का। तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो तुम क्या बोलोगे? 4 बोलोगे। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट और नंबर। क्लियर? तो याद रखना, यस सर। हाँ याद रखना, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर होता है वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब नंबर। अब यहीं से एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर। हाँ, तुम बताओ प्राइम नंबर के बारे में कुछ जानते हो क्या? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? यस सर। बताइए, व्हाट इज प्राइम नंबर? सर जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ, सर वेरी जिसका गुड। फैक्टर 1 और हाँ, इटसेल्फ होता है बहुत बहुत उसको बहुत फिर अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, यही होता है। जिसका फैक्टर या तो 1 होता है या तो वो नंबर खुद होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल के लिए 2 ले लेते हैं बेटा। 2 1 से भी डिवाइड होगा और 2 2 खुद से डिवाइड होगा, और दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 2 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 का। 2 का फैक्टर एक हो गया 1 और एक हो गया 2। तो तुम अभी जैसो तुमने जो अभी जो डेफिनेशन बोला था बिल्कुल इस पे मैच हो रहा है कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 होगा या तो खुद वो नंबर होगा, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो तुम क्या क्या कह सकते हो यहाँ से कि 2 इज द प्राइम नंबर। और 2 के बारे में एक खास बात यस है, सर। हाँ 2 के बारे में एक खास बात है बेटा। 2 के बारे में एक खास बात क्या है पता है? 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है बेटा एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। बाकी दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है सब क्या रहेगा? ऑड रहेगा। और एक चीज़ जान लो कि 2 जो है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 कैसा नंबर है बेटा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। वेरी गुड। अब देखो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कैसे? तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया होगा सर 2 के पहले तो 1 भी है, सर 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर है? बताइए 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर है? आप बोलते हैं कि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, लेकिन हम लोग तो पढ़ते हैं कि 2 से पहले 1 भी आता है, 2 से पहले 0 भी आता है, तो ये सब स्मॉलेस्ट कैसे नहीं हुआ? 2 कैसे हो गया? तो क्या इसका आंसर है तुम्हारे पास? सर 1 का सिर्फ वो 1 ही फैक्टर है इसीलिए। वेरी गुड, बहुत सही बोला। सही तो बोले कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि या तो एक फैक्टर होगा या तो नंबर इटसेल्फ। लेकिन सर 1 का तो बस नंबर एक ही फैक्टर है और तो दूसरा फैक्टर है ही नहीं, तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो 1 क्या नंबर ही नहीं है 1 इज द स्पेशल नंबर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पेशल नंबर। ठीक है। 1 कैसा नंबर है? यस सर। स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर। हाँ। तो यहाँ तक कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ जितना अभी तक बताया हूँ ये सब? नो सर। ये पूरा तुम्हारा चैप्टर का बेसिक चीज़ बिल्डअप हो रहा है ना? पूरा बेसिक चीज़ बिल्डअप हो रहा है। इसी सब चीज़ का हम लोग यूज करने वाले हैं चैप्टर में, जो कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है तुम्हारा। तुमको लगेगा कि तुम आपस से क्लास 5 या 6 में आ गए हो ये चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, वैसा ही आसान है, बहुत आसान है यस। चैप्टर। वही HCF LCM सब निकालना। चलो देखो ध्यान से, क्या है चैप्टर का नाम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, है ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा FTA।
तुमको पता है क्या फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? यू नो लिटिल बिट अबाउट इट. व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? सर वो कंपोजिट नंबर। हाँ हाँ, सही बोलो सही बोलो, बोलो. देखो, कुछ भी तुमको अगर पता है या नहीं भी पता है तो गेस करो क्या होगा. गेस करने से तुम्हारा ही ब्रेन चलेगा और अच्छा ही रहेगा. मतलब बोलो, गेस करो, बोलो तुम कोई भी डेफिनेशन. सही बोल रहे थे. कंपोजिट नंबर के आगे बोलो. हाँ, देखो अपने भाषा में इसको बोलते हैं, ठीक है. फिर तुम उसको उड़िया में ट्रांसलेट करना. क्या होता है, देखो, दुनिया का जो कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, दुनिया रे जेठे भी कंपोजिट नंबर अच्छी, उसको उसको तुम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हो. समझे? यस सर। हाँ, यस सर। ताई नंबर है तू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखो पारे, ठीक है. तो देखो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, एक मैं ले रहा हूँ 20, एक मैं ले रहा हूँ 45, एक मैं ले रहा हूँ ऐसे ही रैंडम सा 72, ठीक है. फिर एक ले रहा हूँ 144. अब एक चीज़ तो आता है तुमको, तुमको आता है नो, मैं ही जब था तुमको पढ़ाता था उस टाइम में, तो तुम ये प्राइम फैक्टर तो आराम से कर लेते थे, है कि नहीं? यस सर। तो लास्ट में 0 है तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से तो हो जाएगा ना बेटा. तो ये कितना होगा? हाँ 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा, फिर 5 से 1 बार में. ये आता है ना आपको? हाँ। हाँ, ठीक है. अब देखिए ये 3 1 जा, 3 5 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 से 1 जा. अब देखिए 72 के भी लास्ट में इवन है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं. क्या कहते हैं बेटा, क्या क्या कहते हैं इसको बताओ. 2 2 3 जा, 2 6 जा, 18 9 3 1, ठीक है बेटा. यस सर। हाँ, 144 को क्या लिखेंगे? 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. ये चीज़ आता है कि नहीं आपको? बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यस सर। अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि दुनिया का जैसे ये 20 हो गया, 20 हो गया, 20 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 1 2 इंटू 5 का पावर 1. 45 को क्या लिख सकते हो? 3 का पावर 2 इंटू में 5. ऐसे ही 72 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2. ऐसे ही बेटा आप 144 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2. अब जो 20 था, जो आपका 45 था, जो आपका 72 था, जो आपका 144 था, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं है? यस सर। तो इसको हम लोग ब्रेक कर दिए ना. जितने भी दुनिया में कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग किस में ब्रेक कर दिए? प्राइम नंबर्स में कर दिया कि नहीं कर दिया? 2 इज़ द प्राइम नंबर, 5 इज़ द प्राइम नंबर, 3 इज़ द प्राइम नंबर, 5 है ना. यहाँ पे भी देखो 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर. तुमको प्राइम नंबर के अलावा और कोई नंबर यहाँ पे दिख रहा है क्या जो सब से इसको डिवाइड किया है? बोलो हाँ कि ना. नो। हाँ, नहीं। वेरी गुड. तो दुनिया में जितना भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब बताओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है. तो सिंपल सा अगर तुमसे पूछे कोई कि बताओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, तो आप उसको एकदम इजी रिप्लाई करोगे कि दुनिया का जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई में. यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना. यस सर। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये जो इसका प्राइम नंबर आया, ये क्या होगा पता है? ये यूनिक होगा. क्या होगा बेटा? यूनिक होगा. यूनिक कैसे होगा? 20 का जैसे 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 आया है, और दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा. दुनिया में एकमात्र 20 ही ऐसा नंबर है जिसका जो प्रोडक्ट प्राइम नंबर है ये 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 है. दुनिया में 20 के अलावा और कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जिसका प्राइम फैक्टर ये आए, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1. मानते हो इस बात को?
यस सर। 20 के अलावा और कोई नंबर होगा क्या जिसका ये फैक्टर आएगा, प्राइम फैक्टर आएगा? नहीं। ठीक। लेकिन इसमें भी देखो, ये ऑर्डर मायने रखता है क्या कि 2 को हम पहले लिखे या 5 को हम पहले लिखे? ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है क्या? नहीं ना रखता है। आप 5 को 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 20 ही आएगा, या 2 का पावर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 20 ही आएगा। ऑर्डर तो मायने नहीं ना रखता है नंबर्स का कि हम इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे। हाँ। तो आई होप अब तुम समझ गए होगे कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। व्हाट इज फंडामेंटल अर्थमेटिक। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब इसको अगर लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में, कभी कभी होता है कि आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो इसको ऐसे लिखोगे कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, एंड दिस प्राइम नंबर्स आर यूनिक, है ना। वो जो प्राइम नंबर होगा वो यूनिक होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर के लिए वो उसका प्राइम फैक्टर होगा, बाकी दूसरा नंबर के लिए नहीं होगा। मानते हो कि नहीं बताओ? ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ से तुम देखो, तुमको मैं ये भेज दूंगा नोट्स, लेकिन देख लो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो क्या लिखा हुआ है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज रिलेटेड टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट क्या है इसका, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मानते हो कि नहीं कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो जो प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, मतलब उस नंबर के अलावा और दूसरा फैक्टर उसका नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 20 का 2 का पावर 2 और 5 फैक्टर है ना, ये है प्रोडक्ट है। 20 के अलावा और दूसरा नंबर नहीं होगा जिसका सेम प्रोडक्ट यही होगा, उसका डिफरेंट आएगा। ये मानते हो कि नहीं बताओ? यस सर। तो लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मैं पहले ही बोला था, इसका तुम 2 को इधर लिखो या 5 को इधर लिखो, इस 5 को इधर लिखो या 3 को इधर लिखो, फर्क नहीं पड़ता है बेटा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 15 ही आएगा, या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 15 ही आएगा। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पे? नहीं। तो अब तुम समझे कि नहीं अच्छे से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? यस। यस सर। हाँ, अब बोलोगे सर ये क्यों समझा रहे हैं? तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। तुमको सिलेबस पता है ना चैप्टर 1 का? आज मैं तुम लोग को यस सर। तुमको क्लास के बाद एक शीट भेज दूंगा, उसमें पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, उसको फॉलो करना, ठीक है। स्कूल में यस सर। स्कूल में ये सब पढ़ा दिया है ना? आज स्टार्ट किए हैं ये चैप्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अच्छा, तो यहाँ तक कोई डाउट है तुमको कुछ भी तरह का? नहीं। तो अब ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। ठीक, चलो बढ़िया। अब देखो, अब हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्यों पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन पे चलते हैं कि इसका यूज कहाँ है रियल लाइफ में, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, क्यों हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है पता है? HCF या LCM निकालने में, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं, जहाँ से तुम्हारा MCQ 1 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 2 मार्क्स में तुम्हारा वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन तुमको देखने को यहाँ से मिल सकता है HCF LCM वाला। और इसका वर्ड प्रॉब्लम भी होता है जो कि 3 मार्क्स में अगर पूछेगा तो 3 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा। तो बस HCF LCM समझ जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर पक्का, ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो ध्यान से, HCF सबसे पहले जानते ही होगे बचपन से, इसका फुल फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM को हम लोग, अच्छा चलो HCF के बारे में पहले डिस्कस करते हैं बारी बारी से, फिर LCM के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लो एक नंबर है मेरे पास 12 और एक नंबर है मेरे पास
20। तुमको बोल दिया कि ये दो नंबर का HCF बताओ, ये दो नंबर का क्या बताओ, HCF बताओ। तो तुम HCF हाँ, तो तुम 12 का पहले फैक्टर लिखोगे। 12 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अब 5, 5 का 12 से कट जाएगा क्या पूरा का पूरा? नहीं कटेगा, तो 5 12 का फैक्टर नहीं होता है। 5 के बाद 6 होता है। अब 7 8 9 10 तो होता ही नहीं है, 11 होता ही नहीं है। 12 खुद खुद का फैक्टर होगा। ये बात मानते हो बेटा? 12 का इतना सारा फैक्टर हो सकता है। yes sir ऐसे ही 20 का फैक्टर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा बेटा, या तो 5 होगा, है ना, या तो आपका 10 होगा, या तो 20 खुद होगा। और कोई नंबर होगा क्या जो 20 को डिवाइड कर दे? ठीक। नहीं अब तुम इस वर्ड पे ध्यान दो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। क्या बेटा? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जो 12 और 20 दोनों में हो। कॉमन का क्या मतलब होता है? जो दोनों में हो। तो कॉमन कॉमन क्या है बताओ? कॉमन फैक्टर को मैं CF लिख देता हूँ। एक तो 1 है कॉमन फैक्टर, एक तो 2 है, दोनों में कॉमन फैक्टर। देखो 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं। देखो 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, तो 4 लिख सकते हैं क्या? देखो ना 4 है ना दोनों के पास। हाँ हाँ। अब देखो 6 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, इसके पास 12 है, इसके पास नहीं है। तो देखो कॉमन फैक्टर आ गया 1 2 4। अब देखो कॉमन फैक्टर तो हम निकाल लिए, लेकिन कॉमन फैक्टर के आगे क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट हाईएस्ट। तो 1 में, 2 में और 4 में तुमको हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है? 4 4। वेरी गुड। तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। समझे? yes sir तो क्या हर क्वेश्चन में ऐसे बनाएंगे क्या? ये तो चलो 12 था, 20 था, मान लो तुमको आ गया 144 और 196, इसका HCF निकालो। तो क्या यही करना पड़ेगा? ऐसे निकालना पड़ेगा क्या हर क्वेश्चन में? नहीं 144 का सारा फैक्टर लिखो, 196 का सारा फैक्टर लिखो। समझ रहे हो कितना पेज बर्बाद होगा, कितना टाइम बर्बाद होगा? एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा एग्जाम बीत जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसका निकाले yes हैं sir शॉर्ट ट्रिक। क्या निकाले हैं? शॉर्ट ट्रिक। और जिसको हम लोग करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हेल्प से, इसके हेल्प से करते हैं, इसलिए ये पढ़ाया था। ठीक। 144 का बेटा प्राइम फैक्टर निकालो फिर से। तो 2 7 जा, 2 2 जा, अब 2 3 जा, 2 6 जा, 18 9 3 और 1। ये हो गया, ये हो गया 196। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, है ना। फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा, फिर 7 से करोगे तो 7, फिर 7 से करोगे तो 1। ठीक है क्या? समझ गए क्या? yes sir यही ना होगा देखो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, सही है। फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और फिर 7 से, हाँ सही है। तो तुम 144 को बेटा लिख सकते हो 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2 लिख सकते हो क्या? 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। 2 का पावर 1 2 3 4 और 3 का पावर 2। yes sir अच्छा, ऐसे ही बेटा 196 को भी हम लोग लिख सकते हैं ना। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 और 7 का पावर 2। लिख सकते हैं। yes sir ठीक। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF किसका निकालते हैं? 144 का और 196 का। तो HCF में याद रखना, हमेशा याद रखना, जिसका पावर कॉमन हो, मतलब देखो जिसका नंबर सेम हो,
और जो पावर छोटा वाला हो वही लिखना है। जिसका नंबर सेम हो और पावर छोटा हो वही लिखना है। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 है क्या? नहीं। तो 3 को भूल जाओ। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है क्या? बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है क्या? नहीं है। तो 7 को भी नहीं। भूल जाओ। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है। तो मैं क्या बोला हूँ? जिसका पावर कम हो वही लिखना है। जिसका पावर कम हो वही लिखना है। तो क्या होगा? 2 का पावर 2, 2। 2 का पावर 2 मतलब 4। समझे? HCF यस कितना आ सर। गया बताओ? HCF कितना आ गया? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। तो HCF कितना आ गया? 4। मतलब 4 ही वो सबसे बड़ा नंबर और है जो 196 और 144 को डिवाइड कर देगा बिना रिमाइंडर आए हुए। 4 ही वो सबसे बड़ा नंबर। तो HCF में क्या करना है बेटा? प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है। अब जो कॉमन नंबर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे भी 2 का पावर 4 दिख रहा था, यहाँ पे भी 2 का पावर 2 दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे 7 था, वहाँ पे 7 नहीं था, तो 3 7 का काम तमाम हो गया। HCF के केस में सिर्फ और सिर्फ देखना है जो कॉमन नंबर है वो। अब जो कॉमन नंबर है उसमें भी जिसका पावर छोटा हो वही नंबर अपना आंसर होता है, जिसका पावर छोटा हो। यहाँ पे 2 का पावर 4 था, 2 का पावर 2 है। अब दोनों में पावर छोटा किसका है? 2 का पावर, दोनों में पावर 2। छोटा किसका है? 2 का पावर 2 का। इसलिए अपना HCF क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? ठीक। नो सर। अब HCF निकाल लोगे इस मेथड से। इसको बोलते हैं हम लोग, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है? क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसा लिख के आएगा कि फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तुम ये मेथड का यूज करोगे, ऐसे करके दिखाओगे एग्जाम। समझे? यस सर। तो HCF में क्या करना है? जो दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन होगा उस नंबर को लिखना है, और जो कॉमन नंबर में जिसका पावर कम होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे पावर 2 का पावर 4 था, यहाँ पे 2 का पावर 2 था, तो 2 का पावर 4 तो ज़्यादा हो गया, तो इसको छोड़ देना है, 2 का पावर 2 ही अपना आंसर होगा। डन? यस सर। ठीक। तो इतना तक तुमको समझ में आया अच्छे से सब कुछ? तो आज के लिए जो यस है सर। तुम HCF को अच्छे से प्रैक्टिस करके लाना। जितना भी HCF का क्वेश्चन होगा बना के लाना। कल से हम लोग जो कल से क्लास स्टार्ट करेंगे वो LCM का स्टार्ट करेंगे। ठीक है? समझ यस रहे सर। हो? यस तो सर। हाँ, तो होमवर्क तुम्हारा यही है। जो भी बुक हो, NCERT हो, जो भी हो, जहाँ पे भी HCF निकालने वाला क्वेश्चन सब होगा ना, अब तुम कर सकते हो आराम से। LCM भी तुम कर सकते हो। LCM में कुछ नहीं करना। अगर इसी का तुमको LCM पूछ देगा ना, तो LCM में जो कॉमन होगा दोनों में उसका पावर ज़्यादा वाला लेना है। पावर कौन सा लेना है बेटा? ज़्यादा वाला। देखो दोनों में जैसे 2 का पावर है ना 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो HCF का उल्टा। HCF में कम पावर लेते थे ना, LCM में ज़्यादा वाला पावर लेना। और बाकी का नंबर को हम लोग HCF में छोड़ दिए थे ना, LCM में बाकी के नंबर को मल्टीप्लाई कर देना उसके साथ। जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसका अगर मैं LCM निकालूँ बेटा, तो LCM हो जाएगा 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का पावर 2। यही इसका LCM हुआ। इसको देखो, 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16। कितना होता है बेटा? 16। 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9, और 7 का पावर यस 2 का सर। मतलब होता है 49। इसको तो मल्टीप्लाई कर दोगे वही तुम्हारा LCM आ जाएगा। समझे?
यस सर। तो एलसीएम जो होता है वो अपोजिट होता है एचसीएफ का। एचसीएफ में कम पावर लेते थे, एलसीएम में ज़्यादा वाला पावर लेंगे। जो कॉमन होगा और जिसका पावर ज़्यादा होगा वही लिखना है। और बाकी देखो एचसीएफ में बाकी के नंबर को छोड़ दिए थे, लेकिन एलसीएम में वो सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। तो तुम्हारा यस सर। एचसीएफ एलसीएम ख़त्म हो गया। तुम बनाना क्वेश्चन बुक से, आराम से तुमसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कल फिर मिलते हैं वही 8:30 में, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। समझ में आया ना पूरा? यस सर। कहीं पे कुछ भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक है? मैं तुम्हें नोट्स भेज देता हूँ। यस सर। ओके ओके, थैंक यू।